नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आज टॉपिक पर। नया टॉपिक है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पर। तो देखते जैव विविधता टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितना डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या बिंदु आएंगे। इसके अंतर्गत एक चार्ट जैसा देखते हैं और आगे उसी में चर्चा करते हैं। तो टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। टॉपिक है हमारा, चर्चा करते हैं जैव विविधता टॉपिक के ऊपर। गुड मॉर्निंग सभी को। टॉपिक पर जुड़िएगा जल्दी से और आगे हम चर्चा करते हैं जैव विविधता टॉपिक पर। बायोडाइवर्सिटी या कहें जैव विविधता के बारे में। तो देखिएगा इसके बारे में। अर्थ व परिभाषा। अर्थ व परिभाषा। हाँ, ये टॉपिक महाद्वीप महासागर से अलग है। महाद्वीप महासागर से अलग है। टॉपिक का नाम है, कहलाता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के नाम से। महाद्वीप महासागर में खूब पढ़ लिया अब हमने, बहुत सारे टॉपिक कर लिए। पर्वत, नदियां, झीलें, घासों, मरुस्थल, नहरें, जल संधियां, अनेक सारे बिंदु हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। तो महाद्वीप महासागर टॉपिक डिटेल से वर्णन किया हमने सवालों के साथ में। उसके बाद तो हमने अब आगे पढ़ लिया, जलवायु प्रदेश भी पढ़ लिए थे। अब आगे है जैव विविधता टॉपिक। अलग से टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता का स्तर। आनुवांशिक, जातिगत, स्पीसीज, आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक। चार्ट बना लीजिएगा मेरे साथ साथ। आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जिसे हम कहेंगे। तो यहां पर देखिएगा आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक। अब एक बार में तो एक ही टॉपिक करवाऊंगा, या तो ज्वालामुखी, भूकंप, या फिर ये वाला। समय आएगा वो भी करवा देंगे, वो भी आपके टॉपिक हो जाएगा। भूकंप, ज्वालामुखी टॉपिक करेंगे। भूकंप तो टॉपिक आजकल नहीं आता सामान्यतः। ज्वालामुखी टॉपिक बाद में करवा देंगे, इसके बाद में या जब भी समय मिलेगा करवा देंगे उसको भी। और ज्वालामुखी वैसे ही हम द्वीपों के रूप में कई सारे तो पढ़ भी चुके हैं। बहुत सारे ज्वालामुखी हमने पढ़े, एटना ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी वगैरह द्वीपों के रूप में अनेक सारे हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम आगे टॉपिक देखेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये मत कहिए सर पर्यावरण पढ़ा दें, सर ये कर दें। अब लिख दिया है तो यही टॉपिक चर्चा होगा। इसके बाद में जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब आप इसके बारे में बताना, अभी बीच में आप नहीं कहें। जैव विविधता के प्रकार।
अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा व गामा जैव विविधता। अल्फा, बीटा व गामा जैव विविधता। जैव विविधता के प्रकारों के अंतर्गत मेगा डाइवर्सिटी देश, जैव विविधता हॉटस्पॉट। मेगा डाइवर्सिटी देश और जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में। WWF, IBP और रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, WWF, IBP और रेड डाटा बुक, तीन नाम यहां पर लिखे। WWF, IBP और रेड डाटा बुक के नाम से। तो ये देखिए अंदर टॉपिक लिखे, आगे और है इसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अंतःस्थान संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, और ये कहलाएगा बहिर्स्थान संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। बहिर्स्थान संरक्षण, बहिर्स्थान संरक्षण, अंतःस्थान संरक्षण, बहिर्स्थान संरक्षण। अंतःस्थान संरक्षण, बहिर्स्थान संरक्षण और IUCN, WWF, IBP और रेड डाटा बुक। अभी दो टॉपिक और है इसके अंतर्गत, चार्ट में और जुड़ेंगे। अभी भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। चाहे तो आप इसको नाम दे दीजिए, थोड़ा क्लियर रह जाएगा। ABCD में ये A कहलाएगा, ये B पॉइंट, ये C बिंदु, ये D, ये E और ये F कहलाएगा। और यहां पर G लिख रहा हूं, इसी में आगे देखिए F के बाद में यहां पर आ जाएगा G बिंदु। भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण।
चार्ट बना लीजिए, यहाँ पर सारे बिंदु नोट कर डालिए। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जैव विविधता का अर्थ और परिभाषा, जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के प्रकार 3, मेगा डाइवर्सिटी देश जैव विविधता हॉटस्पॉट, यहाँ पर कहलाएगा IUCN। सर IUCN की फुल फॉर्म टॉपिक आएगा तब बता दूंगा क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अभी नोट करिए, अभी WWF IBP क्या होता है, फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ आ जाएगी। अभी फुल फॉर्म चार्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, चार्ट में जो बिंदु बताया उसको जरा लिख डालिए। 2 मिनट लिखने के लिए दूंगा, बिल्कुल दूंगा, जरूर आप इसमें नोट कर डालिए जल्दी से। ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, बहुत डिटेल से बिंदु बताऊंगा, बहुत डिटेल से। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, बिल्कुल सही कहा, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, अंतःस्थान और बहिर्स्थान संरक्षण, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसी टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे नेशनल पार्क वगैरह कहते हैं, आर्द्र भूमियां, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के स्थल, वो सारे इसके अंतर्गत कवर कराऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, प्रोजेक्ट टाइगर, घड़ियाल संरक्षण परियोजना, अनेक सारे, लाल पांडा परियोजना, हांगुल हिरण परियोजना, मणिपुर थामिन हिरण परियोजना। IUCN क्या है, तो अभी कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए बस, समय आएगा इसका क्रम में तब वहां पर चर्चा कर देंगे। अभी केवल लिखने का काम करें। IUCN क्या है वही तो मैं समझाऊंगा यहाँ पर, इसलिए तो आया हूं। IUCN क्या है तो मैं समझाऊंगा आपको IUCN क्या है, अभी केवल लिखने का काम करें। टॉपिक में यही तो चर्चा करेंगे, इसीलिए तो चार्ट बनाया है। IUCN का जब नंबर आएगा उस दिन समझ में आ जाएगा IUCN क्या है। अभी पहले तो आपको नहीं बता सकता। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, अब क्या होता है वो तो आगे आएगा तब पता लग जाएगा। सर ये किसी बुक में पूरा नहीं है, लेकिन यहां पर पूरा होगा, पक्का है। बहुत डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल से क्लास चलेगी ये, कम से कम मेरे हिसाब से 12 घंटे तो क्लास चल जाएगी ये टॉपिक, 12 घंटे। ठीक है, अभी मैं केवल इस टॉपिक की चर्चा करूंगा, दूसरे टॉपिक आप लिख रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अभी जैव विविधता है तो जैव विविधता कंप्लीट करने के बाद आगे देखेंगे और दूसरा टॉपिक कौन सा आपको कराएंगे, आगे समय आने पर पता लग जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। जलवायु प्रदेश में चार्ट बनवाया ना, आपको याद करिए, जलवायु प्रदेश में चार्ट बनवाया था मैंने, लास्ट में तो तीनों की तुलना करते ही बताया था, लास्ट में तीनों की तुलना करते बता दिया था। पश्चिम यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश और लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश का चार्ट बनाते हुए तुलना की थी, याद करिए। आप जो पूछ रहे चार्ट बनाते हुए तुलना की थी, लास्ट में मैंने आपको बताया था, याद करिए। हिमाच्छादित प्रदेश और टुंड्रा जलवायु प्रदेश में तुलना करते हुए दर्शाया था। गुरुजी सच्ची सच्ची बताओ, भारत का भूगोल पढ़ाओगे नहीं? 100% पढ़ाऊंगा, एकदम सच्ची कह रहा हूं, गलत बात बोलता ही नहीं हूं मैं कभी। हॉटस्पॉट कहीं या तप्त स्थल, आप जो पूछ रहे हैं एक ही बात है, जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट एक ही बात है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमें निराश कर दिया है। निराश किसी को नहीं करूंगा मैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, समय आने पर मिल जाएगा। ठीक है, अब टॉपिक पे चर्चा करते हैं। चित्र बना लिया होगा, समय दे रहा हूं, जल्दी से बना लीजिए, आधे मिनट का समय और फिर टॉपिक पे हम चालू करेंगे इसके वर्णन के बारे में एक एक करके डिटेल से। मैं देखिए पढ़ाने में तो इंडियन ज्योग्राफी अगला टॉपिक ही पढ़ा दूं, लेकिन अगला पढ़ा दूंगा फिर मेरे पास ये शिकायत आएगी सर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने बीच में छोड़ दी है। ये शिकायत मैं नहीं सहन कर सकता, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, इसीलिए बाद में तो साथ साथ बातें नहीं, नोट भी करते जाना है। ये सारा चार्ट आधा मिनट होने वाला है, जल्दी से नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं जैव विविधता किसे कहा जाता है।
बना लिया? ठीक है। सर विश्व के जलवायु प्रदेश का टॉपिक पूरा हो गया? बिल्कुल पूरा हो गया। 12 जलवायु प्रदेश करवा दिए थे, पूरा हो गया। एग्जाम के बाद नहीं होगा, एग्जाम के पहले हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, चिंता मत करें, विश्वास रखें। ठीक है, आगे देखते हैं जैव विविधता का अर्थ व परिभाषा। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये सारा टॉपिक यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है। जैव विविधता का अर्थ। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत मैंने आज से कर दी आपके सामने, समझ लीजिए कैसे कर दी है। यहां पर एक बिंदु समझना होगा हमें। यहां पर लिखा भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। भारतीय स्तर में भारत में जो जीव जंतु होंगे, राष्ट्रीय पार्क होंगे, भारत की जो संस्थाएं वगैरह होगी, जैव विविधता के संरक्षण की, वो सब इसमें आ जाएगी। तो भारत में राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जीव जंतु भारत के, उनका संरक्षण कैसे करना, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी पार्ट इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर भारत वाले भूगोल में नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पर भारत में भी जैव विविधता कवर हो जाएगी सारी, बहुत डिटेल से बताऊंगा। जैसे बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, लाल पांडा परियोजना, हांगुल हिरण परियोजना, मणिपुर थामिन हिरण परियोजना, ओलिव रिडले टर्टल परियोजना। तो इंपॉर्टेंट बातें सारी यहां पर आपके सामने लिख डालूंगा। इंग्लिश में भी मेंशन कर रहा हूं ना, यूं क्या कर रहे हैं आप, इंग्लिश में भी मेंशन बता रहा हूं मैं आपको। स्टेजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अभी आने तो दीजिए। मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी थोड़ा तो आपको भी समझना होगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला ही था मैं, इसमें याद करिए। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये इंग्लिश में ही नाम लिखे, IUCN, WWF, IBP। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो अगला कहलाता है जैव विविधता का अर्थ एवं परिभाषा। यहां जरा समझिएगा क्या होता है जैव विविधता का अर्थ एवं परिभाषा। तो जरा इसका पहले परिभाषा सुनिएगा क्या है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सवाल आपके पढ़ लेता हूं। प्लेन और ओशियन बॉटम रिलीफ दर्शाएंगे, बताएंगे, ये भी बताएंगे, चिंता मत करें, सब कुछ बताएंगे आपको। बस मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा, सारे टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है, यहां पर समझिएगा जैव विविधता का अर्थ एवं परिभाषा। सॉइल टाइप भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे एक एक करके। तो आते हैं हमारा टॉपिक। धन्यवाद सबको, और बस टॉपिक में जुड़ते हैं। जैव विविधता का अर्थ एवं परिभाषा। किसी क्षेत्र विशेष, पर्टिकुलर रीजन, किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों की बहुलता, बहुलता मतलब भारी मात्रा में पाया जाना, जैव विविधता कहलाता है। एक परिभाषा लिखिए, इसको डिटेल से हम लोग समझेंगे, बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो एक लाइन जरा यहां पर लिखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों व सूक्ष्म जीवों की बहुलता जैव विविधता कहलाती है।
बहुत डिटेल बताऊंगा। पहले कहा था कम से कम 12 क्लास लगेगी मुझे, तो अच्छे से धैर्य रखना बढ़िया से। किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों व सूक्ष्म जीवों की बहुलता जैव विविधता कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों व सूक्ष्म जीवों की बहुलता जैव विविधता कहलाती है। तो जरा यहां पर समझिएगा क्या होता है, नोट आप करिएगा और इसको हम समझते हैं होता क्या है, किसे कहते हैं, जैव विविधता किसे कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष का मतलब क्या हुआ, क्षेत्र विशेष हो गया जैसे पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग या गुजरात राज्य विशेष भी हो सकता है या कोई राज्य का भी कोई क्षेत्र हो सकता है। किसी क्षेत्र विशेष जैसे मैंने कह दिया दक्षिणी राजस्थान, किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश नेचुरल रीजन का मतलब हो गया सवाना घास भूमि या विषुवतीय क्षेत्र नेचुरल रीजन है। किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों की जब भारी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुलता पाई जाती है, उसी को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। किसी क्षेत्र विशेष जैसे मैंने कहा था दक्षिणी राजस्थान, किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश मैंने कहा सवाना घास भूमि, किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीव। इसका मतलब जैव विविधता में तीनों आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे और सूक्ष्म जीव भी आएंगे। क्या मनुष्य आएगा? जीव जंतुओं में मनुष्य भी शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर जैव विविधता के अंतर्गत मनुष्य को भी शामिल किया जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों की बहुलता भारी मात्रा में होना वही कहलाता है जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। किसी क्षेत्र विशेष पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव जो ज्यादा होंगे भारी मात्रा में, उसको हम जैव विविधता के नाम से जानेंगे। सर भारत की जैव विविधता भी पढ़ाओगे? बिल्कुल इसी के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। भारत की जैव विविधता भी इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगा सारा डिटेल से। आर्द्र भूमि किससे कहते हैं, भारत में कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, सेंचुरीज, अनेक सारी बातें इसके अंतर्गत कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्षेत्र विशेष प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों की बहुलता जैव विविधता कहलाती है। आगे और समझिएगा, अभी बहुत डिटेल अर्थ इसका। यहां पर देखिएगा, जीरो डिग्री, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, और यहां पर बना रहा हूं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, और ये कहलाता है जीरो डिग्री या भूमध्य रेखा का क्षेत्र। भूमध्य रेखा इधर उत्तरी ध्रुव, इधर दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें हम देखते हैं, यहां पर इस चार्ट को समझाऊंगा, ये जो डायग्राम बनाया उससे पहले एक बात समझिएगा। अगले पेज पर यहां पर यहीं पर सेम बात बना रहा हूं, जीरो डिग्री। हमने पिछला पढ़ा था घासों या मरुस्थल में कुछ बातें पढ़ी थी, वो यहां पर रिपीट कर रहा हूं, काम आने वाली है। यहां पर जीरो डिग्री या इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कहेंगे इक्वेटर। जीरो डिग्री पर सूर्य का तापमान होता है, वर्ष के अधिकांश समय सीधा गिरता है। तो वर्ष के अधिकांश समय सीधा गिरेगा, दिन के समय सुबह 6-7 बजे तापमान गिरेगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बादलों का निर्माण भी क्या होगा, अधिक, और बादलों का निर्माण ज्यादा होगा तो 0 से 10 डिग्री के क्षेत्रों में घने वनों का यहां पर क्या पाया जाता है, विकास पाया जाता है। इन्हीं घने वनों को क्या नाम दिया था, बताइए जरा कमेंट करके। इन्हीं घने वनों को हमने क्या नाम दिया था, इन्हीं घने वनों को हमने नाम दिया था, नाम कहलाता है विषुवतीय वर्षा वन। नाम कहलाता है सेलवास के नाम से जाना जाता है। यह भी विषुवतीय वर्षा वन।
और यहां पर भी कहलाता है विषुवतीय वर्षा वन। तो 0 डिग्री के निकटवर्ती इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट, हाँ साउथ अमेरिका में नाम क्या देंगे, सेलवास के नाम से पढ़ा था हमने, याद करिए। तो 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान अधिक गिरता है, जलीय भागों पर खासतौर से और भूमि पर। जल पर जब ज्यादा गिरेगा वाष्पीकरण ज्यादा होगा, बादलों का निर्माण, वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो भूमध्य रेखा इक्वेटर के निकट घने वनों का विकास पाया जाता है। यहाँ से जितना हम ध्रुवों की ओर चलते चले जाएंगे तापमान की मात्रा क्या होगी, कम प्राप्ति होगी, और तापमान की प्राप्ति कम होगी तो यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति भी क्या होगी, कम, क्योंकि जल का वाष्पीकरण कम होगा, वर्षा की मात्रा भी कम होगी। तो हम यहां से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता लगातार क्या होगी, जैव विविधता कम होगी, क्योंकि देखिए घने वनों का विकास है। 0 डिग्री पर घने वनों का विकास पाया जाएगा, और घने जहां वन होंगे तो जीव जंतु भी खूब सारे होंगे, पेड़ पौधे जहां पर होंगे वहां पर जीव जंतुओं का विकास भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, जीव जंतु पाए जाएंगे, और साथ ही साथ में क्या होगा, यहाँ पर सूक्ष्म जीव भी प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। तो विश्व में सर्वाधिक घने वनों का विकास कहाँ पर होगा, भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में। और वन ज्यादा होंगे तो जीव जंतु ज्यादा, सूक्ष्म जीव ज्यादा, इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है विषुवतीय वर्षा वन के क्षेत्रों में। तो विषुवतीय वर्षा वन इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट के क्षेत्रों में विश्व में सबसे ज्यादा घने वनों का विकास पाया जाता है, और यहीं पर क्या होगा, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और यहां से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार क्या होगी, कम होती चली जाती है, क्योंकि घने वन कम होंगे, इसके बाद घासभूमि आ जाएगी, सवाना, इसके बाद मरुस्थल, आगे धीरे धीरे जाएंगे, जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती चली जाएगी। तो जैव विविधता की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार घटती चली जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, भूमि पर। सबसे ज्यादा भूमि पर जैव विविधता पाई जाती है विषुवतीय वर्षा वन के क्षेत्रों में, इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट के नाम से। इक्वेटर के निकट है, नाम पड़ गया इक्वेटोरियल। वर्षा के द्वारा वनों का विकास हुआ है तो वह नाम कहलाता है विषुवतीय वर्षा वन। तो भूमध्य रेखा पर जैव विविधता की मात्रा ज्यादा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती चली जाती है। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी विषुवतीय वर्षा वन के क्षेत्रों में, खासतौर से सेलवास के क्षेत्रों में। सेलवास अमेजन नदी का निकटवर्ती क्षेत्र है, यहीं पर एक नदी बहती है, पढ़ा था हमने, याद करिए, अमेजन नदी। इस अमेजन नदी के क्षेत्र में जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है, प्रचुरता से पाई जाती है। तो ये कहलाता है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र विषुवतीय वर्षा वन का क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका में सेलवास कहा जाता है, और इन्हीं को सेलवास में प्रचुर मात्रा में वन होंगे, शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, इसलिए इन्हें विश्व के फेफड़े भी नाम दिया जाता है। ये कहलाता है विश्व के फेफड़े कहलाते हैं। विश्व के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। तो मेरा यहां पर ये निष्कर्ष निकल कर आया, सारे निष्कर्ष रूपी बातें समझेगा, यही आगे लिखेंगे। एसआई में पिछले बार प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एसआई वाले एग्जाम में प्रश्न आया था, बताइए निम्न में से किस स्थानों पर विषुवतीय सेलवास क्या है, यह पूछा गया था। सेलवास क्या है, तो सेलवास विषुवतीय वर्षा वन है, एक प्रकार के घने वनों का विकास से सेलवास कहा जाता है। ये जैव विविधता टॉपिक से यही प्रश्न था शुरुआती। तो ये कहलाता है घने वन है जो कि विषुवत रेखा के निकटवर्ती अमेजन नदी के निकट में पाए जाते हैं। तो 0 डिग्री पर वर्षा की मात्रा ज्यादा, घने वनों का विकास, जैव विविधता यहाँ पर ज्यादा, और यहाँ से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार घटती चली जाती है। ये समुद्र में बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पर, भूमि के भागों में जैव विविधता पाई जाती है। तो ये कहलाता है भूमि के भागों पर जैव विविधता के क्षेत्र विषुवतीय वर्षा वन। यही आगे हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए। क्षेत्र बना लीजिए मेरे साथ साथ। जैव विविधता की मात्रा
घटती जाती है। जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती चली जाती है। हॉटस्पॉट अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा जल्दबाजी होगा तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है वो आगे हम चर्चा करेंगे, लिखा था मैंने चार्ट में। तो जैव विविधता सर्वाधिक ज्ञान से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती चली जाती है। यही चित्र में बनाया, यही आगे हम लिखेंगे। अभी बहुत डिटेल बताऊंगा अर्थ इसका, बहुत सारा डिटेल। धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं लगातार मैं यहां पर आपके सामने। तो यहां तक चित्र बना लीजिए, इसके आगे अब हम और लिखते चले जाएंगे। भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन वर्षा होती है एवं अधिक तापमान के कारण जैव विविधता का विकास भी अधिक होता है। जैव विविधता का भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन दोपहर के बाद में वर्षा होती है और अधिक तापमान के कारण जैव विविधता का विकास भी अधिक होता है। भूमि के भागों पर जैव विविधता विषुवत रेखा इक्वेटर भूमि के भागों पर जैव विविधता विषुवत रेखा या इक्वेटर के निकट भूमि के भागों पर जैव विविधता विषुवत रेखा के निकट सर्वाधिक, यहां तक लिखेगा, विषुवत रेखा के निकट सर्वाधिक नहीं सर, सेलवास पूरे विषुवतीय वर्षावन को बोला जाता है नहीं, केवल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषुवतीय वर्षावनों को ही बोला जाता है। विषुवतीय वर्षावन के क्षेत्रों में बोला जाता है, वो भी केवल दक्षिण अमेरिका में, और किसी महाद्वीप में सेलवास नाम नहीं दिया जाता है। यहां तक लिखे, भूमि के भागों पर जैव विविधता विषुवत रेखा के निकट सर्वाधिक हो गया, के निकट सर्वाधिक पाई जाती है। यहां विकसित होने वाले घने एवं सदाबहार वनों को हमेशा हरे भरे रहेंगे। सदाबहार वनों को विषुवतीय वर्षा वन, इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट, विषुवतीय वर्षा वन
इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट कहा जाता है। ऐसे वनों को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय वर्षा वनों का विकास दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऐसे वनों को नाम देते हैं विषुवतीय वर्षा वन, और दक्षिणी अमेरिका में नाम कहलाता है सेल्वास के नाम से जाना जाता है। पॉपुलेशन भी यहाँ पर अधिक होती है क्योंकि जीव जंतु वगैरह भी खूब है, जैव विविधता ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी यहाँ पर खूब है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है। 0 से 10 डिग्री पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। दुनिया की सर्वाधिक पॉपुलेशन यहाँ नहीं है, सर्वाधिक पॉपुलेशन इससे थोड़ा सा दूर वाले क्षेत्रों में होगी। आगे चर्चा करेंगे पॉपुलेशन वाले में भी, कहां पर दुनिया के किन अक्षांशों के मध्य पॉपुलेशन ज्यादा है, कहां पर कम है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। आपका बिंदु आपने बताया, जरूर करूंगा। दक्षिण अमेरिका व एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर यहां पर देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती जाती है। जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार क्या होती है, घटती चली जाती है। और यहां पर देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, इस क्षेत्र का हमने नाम दिया था उष्ण कटिबंध। याद करिए, घास उगने वाले टॉपिक में पढ़ा था। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध, या जिसे कहेंगे टोरिड जोन के नाम से, उष्ण कटिबंध। टोरिड जोन पढ़ा था, याद करिए। उष्ण कटिबंध कहलाता है टोरिड जोन। शीत कटिबंध,
टेम्परेट जोन, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन याद करिए, नाम दिए थे इनके। इसी में एक बिंदु समझाऊंगा, देखिएगा। टेम्परेट जोन, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और कहलाता है फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध जिसे हम कहें, तो ये कहलाता है शीत कटिबंध। देखिए, हमने पढ़ा था जैव विविधता की मात्राएं, वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार क्या होती है, घटती चली जाती है। तो कटिबंधीय दृष्टिकोण से देखें, जोन के दृष्टिकोण से देखें, तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंध, उससे कम शीतोष्ण और सबसे कम जैव विविधता कहाँ होगी, शीत कटिबंध के क्षेत्रों में पाई जाती है। जैव विविधता की मात्रा कटिबंधीय दृष्टिकोण से, कटिबंध कहें या जोन कहें, जोन के दृष्टिकोण से कहें, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध के बाद उससे कम शीतोष्ण और सबसे कम पाई जाती है शीत कटिबंध के नाम से जानी जाती है। तो कटिबंधीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहीं पर आता है विषुवतीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। तो कटिबंधीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी उष्ण कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण और उसके बाद में शीत कटिबंध में पाई जाती है। जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत इसका मतलब देश होंगे, वहीं पर जैव विविधता भी क्या होगी, ज्यादा पाई जाती है। तो यहां पर साथ साथ नोट करते जाइएगा। उष्ण कटिबंधीय दृष्टिकोण से उष्ण कटिबंध में जैव विविधता सर्वाधिक, शीतोष्ण में कम और शीत कटिबंध में सबसे कम पाई जाती है। यह बात समझ में आई या नहीं, मुझे बताएं जरा जल्दी से कमेंट करके। यह बात समझ में आई या नहीं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीत कटिबंध, जैव विविधता की मात्रा लगातार क्या होगी, घटती जाएगी। कटिबंधीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैव विविधता की मात्रा सर्वाधिक उष्ण कटिबंध में, 23.5, 23.5 लिखा है, 66.5, 66.5 और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कहलाएगा नॉर्थ और ये 90 डिग्री कहलाएगा साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। कटिबंधीय दृष्टिकोण से देखा जाए जैव विविधता की मात्रा सर्वाधिक उष्ण कटिबंध में, उससे कम शीतोष्ण कटिबंध में एवं सबसे कम जैव विविधता टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और कहेंगे फ्रिजिड जोन, शीत को कहेंगे फ्रिजिड जोन, फ्रिज जैसा ठंडा, तो नाम कहलाता है फ्रिजिड जोन। सबसे कम जैव विविधता शीत कटिबंध में पाई जाती है। यहां तक नोट करिए, अभी अर्थ और परिभाषा में लिख रहे हैं, अभी बहुत डिटेल पढ़ेंगे, अभी कल की भी क्लास लग जाएगी अर्थ और अर्थ में, अभी तो अर्थ और परिभाषा में, आज की तो लगेगी, अभी कल की क्लास भी पूरी लग जाएगी अर्थ समझने में, पहला बिंदु में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, पक्का है जैव विविधता में। हाँ, नॉर्थ 3 बार लिखा है, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और यहां पर भी लिखा है
23.5, 66, और यहां पर भी तो नॉर्थ तो तीन बार लिखना ही पड़ेगा। यहां विकसित होने वाले घने एवं सदाबहार वन को विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। ऐसे वनों को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सेलवास के नाम जाना जाता है। विषुवतीय वर्षा वनों का विस्तार दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप में है या एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती जाती है, कम होती जाती है। और कटिबंधीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक उष्ण में, उससे कम शीतोष्ण और सबसे कम शीत कटिबंध में पाए जाते हैं। यहां तक नोट कर लिया, आगे और चर्चा करते हैं फिर। हाँ, नीचे साउथ ही लिखा है। हाँ सॉरी, यहां पर नॉर्थ लिख दिया, ये गलत लिख दिया है। सही कहा आप लोगों ने, साउथ हो जाएगा। यहां साउथ और ये कहलाता है नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध, और ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। ठीक है, साउथ लिख दिया मैंने, नीचे भी नॉर्थ लिख दिया, साउथ कर दिया मैंने उसको पुनः। तो यहां पर साउथ होगा दक्षिणी गोलार्ध और वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध के नाम से। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। कटिबंधीय दृष्टिकोण से कहें तो ये सारी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल टॉपिक है। आगे देखते हैं, अब हम यहां पर चर्चा करते हैं। हमने जो पिछला चित्र बनाया था, जैव विविधता ज्यादा, यहां से जैव विविधता घटती जाती है। अभी हमने पढ़ा है भूमि के भागों पर, भूमि पर महाद्वीपों पर वन बनेंगे, विषुवतीय वर्षा वन, जैव विविधता ज्यादा। भूमि और जल, जल का मतलब कहते हैं समुद्र, महाद्वीप और महासागर या भूमि और जल में तुलना करें तो महाद्वीपीय भागों की तुलना में महासागरों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। महाद्वीप और समुद्र के अंदर जीव जंतुओं की प्रजातियां कहें तो समुद्र के अंदर जीव जंतुओं की प्रजातियां ज्यादा है बनिस्पत अर्थात भूमि के भागों की तुलना में। तो भूमि के भागों की तुलना में अर्थात समुद्र के अंदर जैव विविधता की मात्रा अधिक पाई जाती है। और समुद्र में भी कहां पाई जाएगी, अगला हम बिंदु चर्चा करेंगे डिटेल से, बहुत डिटेल से। समुद्र में जैव विविधता कहां पाई जाती है वो सारा हम चर्चा करने वाले हैं। तो भूमि के भागों की तुलना में समुद्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और समुद्र में भी कहां पाई जाएगी, तो महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में। महाद्वीपीय मग्न तटों में भी कहां पर, चित्र बनाकर आगे आपको दर्शा रहा हूं, तो जरा लिखिएगा आगे। भूमि के भागों की तुलना में भूमि के भागों की तुलना में समुद्र या महासागरों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो देखिए, समुद्र में जैव विविधता कहां पर ज्यादा होगी, समुद्र में जैव विविधता किन किन स्थानों पर ज्यादा होगी उसके बारे में जरा समझिएगा। प्रवीण जी आपका कमेंट दिख रहा है, बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो बस आगे देखिए, समुद्र के अंदर जैव विविधता होती है वो ज्यादा पाई जाती है। और समुद्र में भी कहां पर, तो समुद्र के बारे में मैं कुछ बता रहा हूं। जैसे देखिएगा, भूमि पर 3 मुख्य संरचनाएं होती हैं, पर्वत, पठार और या फिर होता है मैदान। माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स जिसे कहें, पर्वत, पठार और मैदान। लेकिन समुद्र के अंदर क्या संरचनाएं होती है उसके बारे में जरा चर्चा कर रहा हूं। समुद्र अंदर से कैसा होता है उसका जरा चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा, समुद्र के भाग का मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूं, जरा देखिएगा।
यहां पर मैंने आपके सामने चित्र बनाया है, इसमें हम समझेंगे कोरल रीफ क्या होता है, इनडायरेक्टली वो बताने का प्रयास करूंगा। ये यहां तक है भूमि का भाग, इधर है भूमि, और ये जबकि जल है, जल या महासागर। भूमि का भाग और समुद्र का भाग। देखिए समुद्र का भाग कैसा होता है वो जरा आपके सामने तुलना कर रहा हूं। यहां तक रीजन जो होता है, हम समुद्र के अंदर जब भी जाते हैं, स्नान करने जाएं या जब भी जाएं, तो देखिए ये हुआ भूमि का भाग यहां तक मेरा, और ये जो भाग दर्शा रहा हूं ये हो गया समुद्र का भाग। समुद्र के अंदर जो ही हम जाते हैं तो ऐसा नहीं कि इस तरीके से नहीं होता है समुद्र या पांव रखा और सीधा समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा दुनिया में बहुत ही कम स्थान पर है। तो यहाँ पर विश्व में अधिकांश या कहें 99.9% दुनिया के कोई भी समुद्री तट पर चले जाइए, इसी तरह की संरचनाएं हैं। यहाँ पर अगर इसी प्रकार की संरचनाएं, भूमि का भाग और इधर होता है समुद्र का भाग। यहाँ पर समुद्र में जाते हैं, धीरे 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 ढलान बढ़ती जाती है, बहुत धीरे धीरे, करीबन 48 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ धीरे धीरे ढलान बढ़ती चली जाती है। ये धीरे धीरे ढलान बढ़ती है, धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इंग्लिश वाले सुनिएगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट। संचल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इधर सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात है। महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहलाता है। काफी आगे जाते हैं, ढलान धीरे धीरे होती है, 48-50 किलोमीटर, किसी समुद्र में 30 किलोमीटर, किसी में 50, किसी में 12, किसी में 25, तो एवरेज रूप से 48 से 50 किलोमीटर होता है। यहां तक इतनी गहराई पर जाते हैं, धीरे धीरे ढलान बढ़ती है। लेकिन जो ही इसके आगे जाते हैं अचानक ढलान क्या होती है, बढ़ जाती है। ढलान बढ़ती है, इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। महासागरीय ने इसका नाम है महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। ये महाद्वीप का ही भाग होता है जो अंदर गया होता है, नाम कहलाता है महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। यहां से कंकड़ पत्थर होते हैं जो लुढ़कते हुए आते हैं, अनेक सारे लुढ़कते आने के बाद यहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। देखें इस जगह पर, इसको कहते हैं सागरीय उत्थान कहा जाता है, सागरीय उत्थान। और उसके बाद का भाग कहें लगभग सारा समुद्र होता है, फ्लैट होता है इसी प्रकार का, तो ये कहलाता है यहां पर सागरीय मैदान कहलाता है, नाम कहलाता है सागरीय मैदान। ओशियन प्लेन कहते हैं। समुद्र का लगभग 82% भाग है वो सागरीय मैदान है, और 18% भाग के अंतर्गत ये बाकी सारे स्थान आ जाते हैं। तो समुद्र का ज्यादातर हिस्सा कैसा है, सागरीय मैदान है। तो ये सागरीय मैदान का हिस्सा है, अधिकांश भाग ये सागरीय मैदान है। तो ये समुद्र के अंदर की संरचनाओं का बेसिक 4 भागों में बांटा गया है। तो ये जो भाग है ये कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के नाम से। कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। निधिशा जी सुनिएगा, आप जब पूछ रहे इंग्लिश में तो कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है। और ये ओशियन प्लेन्स के नाम से सागरीय मैदान। अब ओशियन हाइट कह दें, ओशियन हाई कह दें, उत्थान के नाम से ओशियन हाई, सागरीय उत्थान। और ये कहलाता है ओशियन प्लेन के नाम से, सागरीय मैदान के नाम से। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और ओशियन हाई, हाईलैंड कह दे, ओशियन आइलैंड। और ये कहलाता है ओशियन प्लेन्स के नाम से, सागरीय मैदान के नाम से। ये 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी, वो महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में पाई जाती है। महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र में पाई जाती है, नाम कहलाती है महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र में, यहीं पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अब इस मैदान के अंतर्गत क्या होता है, कई सारे ऊंचे ऊंचे ऐसे पहाड़ियां भी होती है यहाँ पर भी, और कुछ भाग ऐसे भी होते हैं। पहाड़ियां क्या होता है, कुछ ऐसे भाग भी होते हैं अंदर, चबूतरे जैसे प्लेन भाग भी, इन्हीं को हम कहते हैं ग्योट कहा जाता है। ये कहलाता है ग्योट के नाम से। और ये कहलाता है सागरीय कटक, ओशियनिक रिज के नाम से। ओशियनिक रिज, और ये कहलाता है ग्योट के नाम से। ग्योट होता है जो भूमि के ऊपर जैसे पठार होता है वैसे ही भाग ये वाला होता है, नाम कहलाता है ग्योट के नाम से जाना जाता है। तो ग्योट का मतलब हुआ लगभग प्लेन भाग कहलाता है, ग्योट के नाम से जाना जाता है। यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ये जो जैव विविधता है महाद्वीपीय मग्न तट में सर्वाधिक। कैसे होगी जैव विविधता, क्यों पाई जाती है,
आज तो समय हो रहा है, कल आऊँगा। अभी है 2-4 मिनट का समय, जो यहाँ पर काम की बातें लिख डालते हैं। कल मैं इनडायरेक्टली बताऊंगा। यहाँ पर कोरल लीव्स बनती है, नाम सुना होगा? कोरल लीफ का है, प्रवाल भित्ति का है, या मूंगे की चट्टान का है, नाम सुना या नहीं बताइए? कोरल लीफ, प्रवाल भित्ति, मूंगे की चट्टान। कल चित्र भी बताऊंगा कैसी होती है दिखने में। कोरल लीफ के बारे में चर्चा करूंगा। भारत में कहाँ पाई जाती है, क्यों बनती है, किन कारणों से, आप भी पता लगा लेंगे। दुनिया भर में कहाँ बनेगी और कहाँ नहीं। कल इसकी पूरा सिस्टम बताऊंगा मैं आपको, डेवलप करना कैसे प्रवाल भित्तियां बनती है। नहीं, गर्म और ठंडा पानी मिलता है वहां नहीं बनती है सामान्यतः। कैसे बनती है मैं आपको दर्शाऊंगा, धैर्य रखिए। बस मैं यहां पर एक बात लिखना चाह रहा हूं, यहां जैव विविधता, यहां समुद्र में जैव विविधता, यहां समुद्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। नाम सुना होगा, जैव प्रवाल भित्ति, कोरल लीफ क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक बार ये चित्र बनाइए, क्योंकि प्रवाल भित्तियां चर्चा करूंगा, मुझे आधे पौन घंटे का समय चाहिएगा। और आधे पौन घंटे का जब समय चाहिएगा तो आज तो होगा नहीं, लेकिन आज जो काम की बातें हैं वो पहले एक बार नोट कर डालिए। ये सारांश कहलाएगा समुद्र के अंदर की संरचना। और कल यहां पर हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति, कोरल लीफ किसे कहा जाता है। इसी चित्र में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर चित्र बना लीजिए जल्दी मेरे साथ साथ। कोरल लीफ का डायग्राम कल हम चर्चा करेंगे। कल दिखाऊंगा भी मैं आपको कोरल लीफ होती कैसे है, वो भी चर्चा करूंगा। एक बार जरा बुक दीजिए मेरी। नहीं, इसमें नहीं, मेरी एक बुक है उसमें भी कोरल लीफ का फोटो बन रखा है। मैं आपको कोरल लीफ भी दर्शाऊंगा क्या होती है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या होती है, वो सारा मैं आपको आगे दर्शाऊंगा। तो यहां तक एक बार ये चित्र बना डालिए। चित्र बनाए जल्दी से। समुद्र की आंतरिक संरचनाओं कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, सागरीय उत्थान और सागरीय मैदान, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये कहलाता है ओशियनिक हाईलैंड या उत्थान, और ओशियन प्लेन्स के नाम से। समुद्र का लगभग 82% भाग है वो सागरीय मैदान है। हो गया यहां तक? टाइम कैसे खत्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, बहुत सही दिशा में जा रहे हैं तब आप और मैं दोनों। समय अभी तो 2-4 मिनट का। यहां तक लिखा हो, बनाया हो तो आगे मैं इसके बारे में एक आध लाइन लिखूं। हो गया? अभी जय हिंद वंदे मातरम मत करो, अभी 2 मिनट का समय है। हो गया? ये यहां पर मैंने कुछ बताएं प्रवाल भित्तियों के थोड़ा सा बेस आज आपके सामने बनाया है। मैंने ये बताया था भूमि के भागों की तुलना में समुद्र में जैव विविधता ज्यादा, और समुद्र में भी जैव विविधता कहां पर होगी? महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्रों में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के क्षेत्रों में पाई जाती है। ट्रेंच कहलाता है, देखिए ये वाला भाग ट्रेंच कहलाता है। समुद्र के तल में भी और जो गहरा भाग होता है उसी को नाम देते हैं ट्रेंच कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां मैं जो दर्शा रहा हूं ये कहलाता है ट्रेंच, गर्त या खाई कहलाता है। ये ट्रेंच कहलाता है। समुद्र के तल के भी अंदर और जो गहरा भाग होता है उसको ट्रेंच कहा जाता है। ट्रेंच कह दें, गर्त कह दें, खाई के नाम से जाना जाता है। यहां पर बातें समझ में आई होगी कुछ? तो देखिए आज हमने चर्चा की यहां पर, कल आऊंगा तब आपके सामने चर्चा करूंगा प्रवाल भित्ति की। जैव विविधता की मात्रा घटती चली जाती है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य रेखा पर, कटिबंधों में उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण और फिर शीत कटिबंध के क्षेत्रों में। विषुवतीय वर्षा वनों को सेलवास कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो सागरीय उत्थान क्या होता है? सागरीय उत्थान देखिए क्या होता है, यहां पर कई सारे कंकड़ पत्थर होंगे। कंकड़ पत्थर जब लुढ़क कर आएंगे तो सारे यहाँ ढलान है, ढलानों के भाग से लुढ़क कर आकर क्या होंगे, यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी इकट्ठे हुए भाग को नाम क्या देंगे? सागरीय उत्थान कहा जाता है। यहाँ से जो कंकड़ पत्थर लुढ़कते आएंगे ढलान है, और ये ढलान से जो लुढ़कते आकर यहाँ पर इकट्ठे होंगे, इन्हीं को नाम दिया जाता है सागरीय उत्थान के नाम से जाना जाता है। यह कहलाता है सागरीय उत्थान।
कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ किसे कहा जाता है, क्यों बनती है, कैसी दिखती है, फोटो क्या होता है उनका, कल सारा चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।